क्लाइमेटोलॉजी के सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, है ना। इसका मैंने मैन्युअली हालांकि पहले डिस्कशन किया है, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक नॉर्मल लैप्स रेट। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मीनिंग है ना। सपोज करिए मेंस एग्जाम में कभी क्वेश्चन आपसे आ जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि temperature decreases with increasing altitude in troposphere, justify the statement। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो उस समय ये पूरा आप जितना भी सिस्टम आपके सामने दिखाई दे रहा है ये पूरा लिख के आइए, और एक्सप्लेनेशन के पॉइंट को जो ग्राफ्स हमने इसमें मेंटेन किया है इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए, है ना। तो आपको 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स का जो क्वेश्चन जीएस में आता है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शनल में भी अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस इन ट्रोपोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट वाई, है ना। ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर हाइट के साथ एलिवेशन के साथ में ट्रोपोस्फीयर में रिड्यूस होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस से। उस पॉइंट को यहां से आपसे एग्जाम में लिखने के लिए पूछा सकता है मेंस में, है ना। तो आप जितने यहाँ पर ग्राफ और डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करेंगे उसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव होता चला जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट? फॉल इन टेम्परेचर, राइट, फॉल इन टेम्परेचर with elevation in troposphere at the rate of 6.5 degrees Celsius or 1 degree Celsius, 6.5 degrees Celsius per kilometer or 1 degree Celsius per 165 meter is called normal lapse rate, right? In short, we represent normal lapse rate as NLR. As NLR, it is because, means the normal lapse rate is because of decreasing the rate of absorption of short and long wave radiations, short wave radiations from sun, right, and long wave radiations from earth. Short and long wave radiations by air molecules due to rarefication of atmosphere with elevation, है ना। हाइट के साथ में एलिवेशन के साथ में क्या होता है, एटमॉस्फेयर रेरिफाई होता है। एटमॉस्फेयर रेरिफाई होता है, उसके मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है। यही सब एस्पेक्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, समझना है। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि एटमॉस्फेयर सॉलिड लिक्विड गैसियस मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना। दिस सॉलिड लिक्विड गैसियस कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर having different molecular weights, different atomic weights, and those all molecules are suspended under influence of earth gravity. In such circumstances, the heavier molecules are bound to suspend near to the earth surface, and lighter molecules away from the surface. In such circumstances, we can conclude the high with respect to increasing the altitude, air density decreases, means heavier molecules are surplus than the lighter molecules in atmosphere. So यहां पर मैं थोड़ा सा और भी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या है। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, जैसे हिमालय है ना, तो जैसे जैसे हम उसमें एक माउंटेन रेंज के बाद नेक्स्ट माउंटेन रेंज पे ऊंचाई के साथ जाते हैं तो टेम्परेचर हमें ज्यादा मिलेगा, है ना। जो लेसर हिमालय आपका शिवालिक है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली लेसर हिमालय से कम होता है, लेसर हिमालय का टेम्परेचर ग्रेटर से कम होगा। इस तरह से हम अगर बात करें, एक ग्राफ बना लें छोटा सा, है ना, कि लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, है ना, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में लेसर हिमालय, फिर उसके बाद में शिवालिक, आउटर हिमालयास, लेसर हिमालयास और ग्रेटर हिमालयास, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जो टेम्परेचर रिड्यूस होने का सिस्टम है ना, टेम्परेचर के रिड्यूस होने का सिस्टम है क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। यहां पर टेम्परेचर घटने के फिनोमिनन हाइट बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी।
ये आप इसमें ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं शो करना चाहें तो दिखा सकते हैं एग्जाम में। अब यहां पर इसके साथ में जब आपने रेडिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर विद एलिवेशन शो करते हैं तो उसमें आप ये डायग्राम शो करते हैं, है ना, कि ऊपर डेंसिटी कम है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज कर जाता है, नीचे इंटरमोलिकुलर स्पेस, है ना, नीचे इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है आपका, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, मतलब डेंसिटी यहां कम है, यहां डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी डेंसिटी नीचे ज्यादा है, ऊपर डेंसिटी कम है। अब अगर डेंसिटी नीचे के पोर्शन में ज्यादा है ना, ऊपर कम है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन सन से आ रहा है, यहां पर ट्रैप ज्यादा होगा, ऊपर ट्रैप कम होगा। लॉन्ग वेव रेडिएशन सरफेस से प्रोड्यूस होता है और यहां से भी क्या होगा, नीचे वाले पार्ट में अधिक ट्रैप होगा और ऊपर वाले पार्ट में कम ट्रैप होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब डेंसिटी D1 D2 D3, D1 बड़ा है D2 से, D2 बड़ा है D3 से, D3 सबसे कम है, ऊपर डेंसिटी सबसे कम है, तो एब्जॉर्प्शन हीट एनर्जी का कहां होगा, नीचे ज्यादा होगा, उसके बाद में ऊपर क्या होगा, एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी, सबसे कम T3 होगा, तो रिलेशन यहां से ये क्रिएट हो जाता है ना। तो डेंसिटी के लिए आप यहां पर एक ग्राफ दिखा दीजिए, डेंसिटी के लिए ग्राफ दिखा दें कि हाइट और एयर डेंसिटी इनवर्स रिलेशन है, कि हाइट बढ़ेगा तो एयर डेंसिटी घटेगी, और इनवर्स रिलेशन के लिए ग्राफ हम ऐसा शो करते हैं, ठीक है। इनवर्स रिलेशन के लिए हम लोग यहां पर ग्राफ ऐसा शो करते हैं, अगर प्रोपोर्शनेट की बात होती है तो ग्राफ इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। थर्ड कंपोनेंट पे आते हैं, और भी इसमें कुछ अगर ग्राफ हमें लिंक अप करना है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन इज प्रोपोर्शनेट टू एयर डेंसिटी, मतलब एयर डेंसिटी जब बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, और एयर डेंसिटी जब घटेगी तो एब्जॉर्प्शन घटेगा। तो प्रोपोर्शनेट रिलेशन के लिए आप ये ग्राफ यहां पर भी शो करें, है ना, प्रोपोर्शनेट रिलेशन के लिए यहां पर ये ग्राफ भी आप शो करें। थर्ड पॉइंट है कि एलिवेशन के साथ टेम्परेचर को शो करना है, तो जब हाइट इंक्रीज कर रही है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एयर डेंसिटी, पहला ग्राफ कि एयर डेंसिटी हाइट के साथ रिड्यूस हो रहा है, एयर डेंसिटी अगर हाइट के साथ कम होती है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन एयर डेंसिटी के प्रोपोर्शनेट है, एयर डेंसिटी घटेगी तो क्या होगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन भी, है ना, एब्जॉर्ब होने का रेट घटेगा, और जब शॉर्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने का रेट घटता है तो एलिवेशन के साथ अल्टीमेटली टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। इतनी सारी बातें, फिर आगे इसमें आप थोड़ा सा और पॉइंट जोड़ दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग द ऑल्टीट्यूड in troposphere there reduces the opportunity for growth and development of human beings as well as other living organism, that is called plants, animals, तो उसका ग्रोथ डेवलपमेंट घटेगा, और यही वजह है क्यों, क्या कारण है उसका, क्योंकि जब टेम्परेचर हीट एनर्जी का सप्लाई कम होगा वहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम होगी, हीट एनर्जी कम मिलने से प्लांट्स या एनिमल्स के सर्वाइवल की कंडीशंस रिड्यूस होंगी, है ना, और हाइट के साथ क्या होगा, बायोडायवर्सिटी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां से एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन लिया जा सकता है, ड्यू टू डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विद हाइट और कंडीशन ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट विद एलिवेशंस बायोडायवर्सिटी रिड्यूसेस। बायोडायवर्सिटी क्या होता है, रिड्यूस होता है, इकोसिस्टम की कंडीशंस क्या होती है, थोड़ा सा, है ना, आप कह सकते हैं आइडियल नहीं रहती है ना, तो इकोसिस्टम भी उतना बढ़िया नहीं होगा। तो हम अगर चाहें हिमालयन रीजन में, इंडिया के हिमालयन रीजन में हम अगर देखते हैं तो शिवालिक से लेके लेसर फिर ग्रेटर, है ना, इन सभी में क्या होगा कि बायोडायवर्सिटी भी रिड्यूस होगी, नॉर्मल लैप्स रेट की जो कंडीशन है सरफेस से ऊपर की तरफ, है ना, वो इंक्रीज करता जाएगा। तो इस तरह से यहां पर हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट के चैप्टर को पढ़ लेते हैं। दूसरी चीज है कि इस नॉर्मल लैप्स रेट से ही एक अगला टॉपिक है जिसका नाम एडियाबैटिक लैप्स रेट है, एसोसिएट करता है। मैं यहीं पर उस बात को भी आपको क्लियर कर देता हूं। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, ये नॉर्मल लैप्स रेट की कंडीशन है, टेम्परेचर के नॉर्मल लैप्स रेट की जो कंडीशन है, इसके लिए एक अगर हम डायग्राम बनाएं इस वे में, ये अर्थ सरफेस, राइट, एटमॉस्फेयर, और यहां डेंसिटी ऊपर क्या है, कंपैरेटिवली कम है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम सरफेस टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो 1 किलोमीटर की हाइट पर जो लेयर यहां L1 है
है ना, लेयर L1, लेयर L2 ऑफ एयर, है ना, L3 लेयर, राइट, ये L3 लेयर है। तो L1 लेयर, L2 लेयर, L3 लेयर, इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1-1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर। यहां पर भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस इसके बीच में है, और यहां पर भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस यहां पर बीच में है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर यहां 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, तो 1 किलोमीटर जाने के बाद टेम्परेचर कितना रिड्यूस होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 6.5 अगर इसमें से रिड्यूस किया जाए तो आपका निकल के आता है 23.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 किलोमीटर की हाइट पर टेम्परेचर यहां 23.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट लेयर जो 1 किलोमीटर के बाद लाई करती है ना, नेक्स्ट लेयर जो 1 किलोमीटर के बाद लाई करती है, अगर हम यहां पर टेम्परेचर निकालेंगे 6.5, फिर घट जाएगा, तो 6.5 घटने के बाद यहां पर 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है ना। और अगला फर्दर हम थर्ड लेयर पर पहुंचते हैं जो कि 3 किलोमीटर की हाइट पर सरफेस पे है, सरफेस से ऐसी कंडीशन में यहां पर ये 11.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर बचेगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर का। तो यहां पर अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो इसमें कितना होगा, 23.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। और ये जो टेम्परेचर 23.5 डिग्री सेल्सियस क्रिएट हुआ यहां पर, वो इस लेयर के इंटरेक्शन से नहीं है ना, ये अपना एब्सोल्यूट फॉर्म में यहां पर लाई करता है, एब्सोल्यूट फॉर्म में यहां लाई करता है। जो शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशन इसको अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और जो इससे शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशन इंटरेक्ट करता है इस लेयर से, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर 23.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, 23.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो कहानी क्या बनती है कि ये लेयर जो है इसको इंफ्लुएंस नहीं कर रही है टेम्परेचर को डिटरमाइन करने में, है ना। इस लेयर का जो अपर लेयर है, अपर लेयर ये वाला है राइट हैंड मेरा, तो अपर लेयर का जो टेम्परेचर डिटरमाइन कर रहा है वो शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशन डिटरमाइन करती है। लोअर लेयर का भी टेम्परेचर को शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशन ही इन्फ्लुएंस करती है, इसका इससे रिलेशन नहीं होता। एयर यहां एक्सपेंड नहीं करता, स्टैटिक लेयर ऑफ एयर, है ना, स्टैटिक लेयर्स ऑफ एयर एक्सपीरियंसेस वेरिएशन इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन एयर डेंसिटी एंड varying amount of absorption of heat energy through short and long wave radiations. शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो एनर्जी का वेरिंग अमाउंट, अलग अलग अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर 23.5 डिग्री सेल्सियस है। ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट का, तो एडियाबैटिक लैप्स रेट में सिचुएशन चेंज होगी, दैट इज एसोसिएटेड विद द एक्सपांशन ऑफ एयर, that is not associated with the different layers of air, है ना। different layers of air से उसका रिलेशन नहीं होता, उसका रिलेशन कैसा, एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ एयर, एयर एक्सपेंड कर रही है, एयर क्या करेगी, आफ्टर हीटिंग एयर एक्सपेंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एक्सपेंड कंटिन्यूअसली, और जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एक्सपेंड करता है, इंटरैक्ट विद द कूलिंग कोल्ड इन्वायरमेंट, कोल्ड इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट किया और उसके बाद में उसका टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक लैप्स रेट। सो इफ एयर राइज, एयर पार्शियल राइज अप वर्टिकली, है ना, इफ एयर पार्शियल राइज अप वर्टिकली अंडर हीटिंग प्रोसेस experiences decline in temperature with elevation, that is called adiabatic lapse rate, है ना। तो एयर का जब एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन होने से एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, और जिससे कि टेम्परेचर रिड्यूस होता है, हम उसको क्या कहते हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। एडियाबैटिक लैप्स रेट हम उसको कहते हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। और एडियाबैटिक लैप्स रेट का मीनिंग क्या है, इसमें भी कंडीशन वही होगी। कंडीशन क्या होगी कि हाइट के साथ टेम्परेचर रिड्यूस होगा, लेकिन ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एयर, राइट, ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एयर, है ना, ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एयर, है ना, ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एयर, एयर के एक्सपांशन से यहां पर एनर्जी का लॉस होगा, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, एडियाबैटिक लैप्स रेट कहेंगे। और एडियाबैटिक लैप्स रेट के लिए आप यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई दो तरह का एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है। एक होता है
ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, दूसरा होता है मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट, है ना। मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट 3.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट 10 degree Celsius per kilometer. It means the adiabatic lapse rate varies between 3.5 degree Celsius to 10 degree Celsius. है ना, 3.5 degree Celsius to 10 degree Celsius in general circumstances, but in specific circumstances, but in specific conditions, these values may change. It can be more than 10 degrees Celsius and it can be less than 3.5 degrees Celsius, right? It can be less than 3.5 degree Celsius in specific circumstances. Means if there would be higher amount of moisture, है ना, मॉइस्चर का लेवल बहुत ज्यादा है ना, वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 तक पहुंच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको 3.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए। कारण क्या है कि अगर मॉइस्चर एयर में ज्यादा है तो मॉइस्चर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर का लेटेंट हीट ज्यादा होता है ना। लेटेंट हीट का मीनिंग या आप कह सकते हैं इसमें कैपेसिटी ऑफ हीट, तो उसका सिस्टम क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट अप करने के लिए, है ना, एनर्जी का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है और कूलिंग के लिए भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, है ना। तो जैसे ओशियन है, देर में गर्म होता है, देर से ठंडा होता है ना। तो यहां पर ये 3.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि इसमें यहां पर क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट लाई करता है। मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से हाइट के साथ में, है ना, जब हाइट इंक्रीज करेगी तो उस केस में आपको 3.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही डिक्लाइन करेगा। लेकिन ड्राई एयर के केस में वहां मॉइस्चर नहीं है, लेटेंट हीट कैपेसिटी उसकी नहीं है, ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा, टेम्परेचर उसका जल्दी से कम होगा, बहुत जल्दी से रिड्यूस होगा। लेकिन यहां पर प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जनरली यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता है ना। तो इस तरह से हमने यहां पर देखा कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट, है ना, कैसे बनता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्या इसके लिए आप चाहे तो एक डायग्राम यहां पर दिखा सकते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरह से डायग्राम को बनाइए, यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करें, उसके बाद में हम इसको मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट के बेसिस पर, है ना, कंसीडर करने जा रहे हैं। अगर टेम्परेचर सरफेस का 30 डिग्री सेल्सियस है तो 1 किलोमीटर के हाइट पर जाने पर 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 3.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, रिजल्ट कितना आता है 26.5 डिग्री सेल्सियस। 26.5 डिग्री सेल्सियस होगा। फर्दर अगर हम 1 किलोमीटर के हाइट पर जाएंगे तो यहां पर 26.5 डिग्री सेल्सियस, 26.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 3.5 डिग्री सेल्सियस रिजल्ट्स टू 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बचेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में एयर क्या है, गर्म है, और जो सराउंडिंग्स की कंपेयर में नॉर्म, तो ऐसे आपका क्या करेगा, ये ऊपर इसका राइज करना कंटिन्यूअस रहेगा और अलग अलग प्लेसेस पर यहां पर जाते समय क्लाउड का फॉर्मेशन होता जाएगा। यहाँ थोड़ा हैवियर क्लाउड बनेगा, इसके बाद इसका साइज छोटा रहेगा और ऊपर जाके इसका साइज और छोटा हो जाएगा, है ना। यहां से इसी प्रोसेस से एडियाबैटिक लैप्स रेट प्रोसेस से क्या होता है, कूलिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर टेक्स प्लेस एंड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट्स टू रेनफॉल, है ना। रेनफॉल की प्रोसीजर यहाँ पर डेवलप होती है। तो मैंने आज यहाँ पर डिस्कस किया है नॉर्मल लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट, इसके डिफरेंसेस को समझिए और इसके एप्लीकेशन को समझिए। रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, ये डिफरेंट लेयर नहीं, एयर पार्सल राइज करता है। और नॉर्मल लैप्स रेट केस में, है ना, नॉर्मल लैप्स रेट केस में आपको लेयर ऑफ एयर कंसिडर की जाएंगे, ठीक है, लेयर ऑफ एयर कंसिडर की जाएंगी, है ना। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।